नमस्कार। मैं अजय पांडे फिर से एक बार आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। मित्रों, आप जैसा देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है ब्लड। रक्त क्या है, ब्लड क्या है, इसका निर्माण कहाँ होता है, ये कैसा होता है, किस तरह का होता है, आज उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ब्लड को हम हिंदी में रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड को हिंदी में हम रक्त भी कहते हैं और इसके अध्ययन को हम सेरोलॉजी या हिमेटोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सेरोलॉजी या हिमेटोलॉजी कहते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, जो ब्लड है, रक्त जो है, यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। संयोजी अर्थात कनेक्टिव टिश्यू है। यह जो ब्लड है ना, हम लोगों के शरीर के सभी अंगों को, लीवर को हार्ट को किडनी से, ब्रेन से, हमारे शरीर के जितने भी सभी अंग हैं, उन सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। जितने भी अंग हैं उनको क्या करता है? जोड़ता है। इसलिए हमारा ब्लड संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू है। क्या करता है? कनेक्ट करता है, इसलिए यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हमारा जो है एक प्राकृतिक कोलॉइड है। प्राकृतिक कोलॉइड, कोलॉइड क्या होता है? कोलॉइड को तो हम आपको रसायन विज्ञान में पढ़ाएंगे, जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कोलॉइड क्या होता है। वैसे हम आम भाषा में समझें, यदि देखा जाए कि अगर जैसे हमें चोट लग गई और ब्लड हमारा बह रहा है, खून हमारा बह रहा है, खूनवा बहत है, और उसको हम क्या करें, खून को लेकर के छानने का प्रयास करें, तो हम देखेंगे कि वह छन नहीं पाएगा, उसका कुछ ही भाग आएगा, बाकी चीजें ऊपर ही रह जाएंगी। तो जो छननी के ऊपर जो चीज रह जाती है ना, ब्लड का जो भाग छननी के ऊपर रह जाता है, उसी को हम कोलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलॉइड कहते हैं। तो हमारा जो रक्त है, ब्लड एक नेचुरल कोलॉइड है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्वाद की। देखिए, कभी कभी ऐसा हुआ होगा, सब्जी काटते समय या कोई काम करते समय या किसी भी कारण से हमारे अंगुलियों में चोट लग गई या शरीर के किसी अंग में चोट लग जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अंगूठे में चोट लग गई तो हम अंगूठे को मुंह में डालेंगे। अगर हमारे शरीर जो अंगुली है, हाथ की अंगुली है, किसी कारणवश यदि अंगुली कट गई तो हम क्या करते हैं? तुरंत उसको अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं। क्या करते हैं? मुंह के अंदर डाल लेते हैं। और जब मुंह के अंदर डाल लेते हैं तो हम उस ब्लड को क्या करते हैं? सक लेते हैं, चूसने लगते हैं। कभी क्या हमने उसके स्वाद को देखा कि इसका स्वाद कैसा होता है? देखा नहीं। स्वाद को कोई देख सकता है, महसूस किया? क्या हमने स्वाद को महसूस किया? शायद नहीं। अब अगर कभी होगा तो हम महसूस जरूर करेंगे, महसूस करिएगा आप लोग। जो इसका स्वाद होता है ना, वो नमकीन होता है। मतलब जब हम उसको चखेंगे ना तो नमक का स्वाद आता है, ऐसा लगता है कि नमकीन है। अर्थात हमारे जो ब्लड है, जो रक्त है, उसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है, साल्टी होता है। द टेस्ट ऑफ ब्लड इज साल्टी। ठीक है, अब इसके हम पीएच की बात करते हैं। जो हमारा ब्लड है, इसका पीएच होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। क्योंकि ब्लड का जो पीएच होता है वह 7.4 होता है, इसलिए वह क्या होगा? अम्लीय या क्षारीय? वह क्या होगा? क्षारीय होगा। ब्लड हमारा कैसा है? क्षारीय विलयन है और उसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे, नोट भी कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के भाग। वैसे देखा जाए हमारा ब्लड जो है ना, उसमें दो चीजें हैं, एक तरल भाग और एक ठोस भाग। एक तरल भाग और एक ठोस भाग। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे हम लोग रस पीते हैं। अब तो गुड़ का रस तो कोई पीता नहीं है, चीनी का रस ही पी रहे हैं। तो चीनी का रस जब हम पीते हैं तो चीनी रस को तो घोलते ही है ना, तो उसका जो पानी है ना, कहाँ घोलेंगे? मिट्टी के तेल में, पानी में ना। तो मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा है। तो अब जो पानी है, वो पानी क्या है? लिक्विड। और जो चीनी क्या है? ठोस है। या देखिए, यदि हम गुड़ का ही रस बना रहे हैं तो पानी में उसको घोलते हैं, तो जो गुड़ है वो क्या है? हल्का सा सेमी सॉलिड है और पानी क्या है? लिक्विड है। ठीक उसी प्रकार से, अच्छा रस हो गया तो उसमें तो पता नहीं चलता है,
अगर हम चीनी घोल दें तो चीनी तो दिखती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमारे ब्लड के दो कंपोनेंट हैं, मुख्य रूप से दो कंपोनेंट, एक है प्लाज्मा, एक है आपका प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु। हमारे ब्लड के कितने कंपोनेंट हैं मुख्य रूप से? दो, पहला है प्लाज्मा और दूसरा क्या है? रुधिराणु। इतनी बात समझ में आ गई? पहला कंपोनेंट क्या है? प्लाज्मा और दूसरा क्या है? रुधिराणु। हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है इसकी मात्रा होती है 55 से 60%। कहीं कहीं 55% भी दिया रहता है और कहीं कहीं 60%। हमारे ब्लड में प्लाज्मा की प्रतिशत कितना है? 55 से 60%। यदि भाई ब्लड में प्लाज्मा 55% है तो ये कितना पाया जाएगा? 45%। यदि भाई प्लाज्मा की मात्रा 60% है तो ये कितना पाया जाएगा? 40%। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, ऑप्शन में या जैसी चीजें होंगी आप लिख सकते हैं कि ब्लड में प्लाज्मा की प्रतिशत 55 से 60% पाया जाता है। जब यह 55% तो यह 45% और जब यह 60% तो यह 40%। अब हम प्लाज्मा को समझते हैं। भाई प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ना एक पीले रंग का, पीयर कलर का होता है। अगर प्लाज्मा को ब्लड से अलग कर दिया जाए, प्लाज्मा को यदि खून से अलग कर दिया जाए तो हम देखेंगे प्लाज्मा जो होता है वो पीले रंग का होता है। कैसा होता है? पीले रंग का होता है। बात समझ में आई? प्लाज्मा जो होता है पीले रंग का होता है। क्योंकि देखिए प्लाज्मा में क्या है, अभी हमने यहाँ देखा कि प्लाज्मा में 90% पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 90% पानी पाया जाता है, इसीलिए ये लिक्विड रूप में रहता है। इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है इसलिए वो तरल के रूप में रहता है। तो प्लाज्मा हमारा किस रूप में पाया जाता है? तरल के रूप में पाया जाता है। और इसमें 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और 90% जल पाया जाता है तो 10% इसमें जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, जैसे हम कहते भाई ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, फिर उसके बाद आपका फैटी एसिड है जिसे वसी अम्ल कह दिए, ग्लिसरॉल है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। तमाम प्रकार की चीजें जो है प्लाज्मा में पाई जाती है। और देखिए हमारे प्लाज्मा में 4 प्रकार के प्रोटीन, ये जो प्रोटीन भी पाई जाती है, अमीनो अम्ल जो है, हमारे प्लाज्मा में 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। उनका नाम आप देख लीजिए। हमारे प्लाज्मा में कितने प्रकार की प्रोटीन होती हैं? 4 प्रकार की, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ए फॉर एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजेन। हमारे प्लाज्मा में 4 प्रकार की प्रोटीन होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजेन, जिसे एजीपीएफ कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, प्लाज्मा हो गया, समझ लो, ध्यान से दो यार, समझो, बहुत कोई कठिन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं रुधिराणु की। तो हमने देखा कि भाई यदि प्लाज्मा जो है कि 55 से 60% है तो जो रुधिराणु है, जो कार्पस सेल्स हैं, इनकी संख्या 45 से 40% होती है। ठीक है, अब ये जो ब्लड कार्पस सेल्स भी हैं, जो कार्पस सेल्स हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है लाल रुधिराणु, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, जिसे लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, जिसे व्हाइट ब्लड कार्पस सेल्स, डब्ल्यू से हो गया व्हाइट, बी से हो गया ब्लड और सी से कार्पस सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। और तीसरा है प्लेटलेट्स। अब हम समझते हैं आरबीसी। और एक चीज देखिए, इनका जो टेक्निकल नाम है, कभी कभी टेक्निकल नाम भी पूछता है कि आरबीसी को क्या कहते हैं या इरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं, तो आप यही याद कर लीजिए, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। अब इसकी संख्या जब बढ़ जाती है हमारे शरीर में तो ल्यूकेमिया हो जाता है। ठीक, और जब इसकी संख्या कम हो जाती है तो ल्यूकोपेनिया हो जाता है। इट इज ए टाइप ऑफ कैंसर। ये क्या है? ल्यूकेमिया या ल्यूकोपेनिया एक प्रकार का कैंसर है। और देखिए प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब हम यहाँ पे आरबीसी को समझते हैं। आरबीसी ध्यान दीजिएगा, आरबीसी क्या है? आरबीसी मतलब आर से हो गया रेड,
ब्लड कार्पसेल्स, इसे हम अंग्रेजी में रेड ब्लड कार्पसेल्स या हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं, और इसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये जो आरबीसी है ना, इसका रंग जो होता है लाल होता है। कैसा होता है भाई? इसका रंग लाल होता है। जान लो हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, नहीं तो काट के देख लेना कैसा होता है। तो हमारे रक्त का रंग जो लाल होता है वो आरबीसी, ये जो आरबीसी है, आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इन्हीं के कारण हमारा रक्त लाल होता है। इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो हिम है ना, एक वर्णक है। यही इसी के कारण हमारा हिम के कारण, हिम एक पिगमेंट है, वर्णक है, और इसी पिगमेंट के कारण ही हमारा रक्त क्या दिखता है? लाल होता है। ठीक है, तो हमारा वैसे तो हम कहें आरबीसी के कारण होता है, लेकिन आरबीसी में भी किसके कारण होता है? तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में भी एक हीम पिगमेंट होता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है, और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। इतनी बात समझ में आई कि आरबीसी जो है, आरबीसी को हम रेड ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, इसे हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। इसका रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या है? हीमोग्लोबिन में हिम एक आयन है और एक पिगमेंट है, उसी पिगमेंट के कारण इसका रंग लाल होता है। ग्लोब्यूलिन क्या है? ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन है। इतनी बात समझ में आ गई? और सुनिए, अब इसकी बात हम कहें निर्माण का। ये बनता कहाँ है भाई? हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बताइए, सोचिए थोड़ा। देखिए, हमारे शरीर में जो जितनी लंबी हड्डियां होती है ना, वो लंबी कट गया था। देखिए, आरबीसी बनता क्या है? आरबीसी हमारे शरीर के अंदर ही बनता है। हमारे शरीर के अंदर जो लंबी हड्डियां होती है ना, वो लंबी हड्डियां क्या होती हैं? खोखली होती हैं। क्या होती हैं? खोखली होती हैं। और उन्हीं में पाया जाता है अस्थि मज्जा। क्या पाया जाता है? जिसे बोन मैरो कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो लॉन्ग बोन्स हैं, जो लंबी हड्डियां हैं, वो खोखली होती हैं, और उन्हीं के बीच में पाया जाता है अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो। और इन्हीं बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। इस समय हम लोग जब वयस्क हैं, लेकिन जब हम लोग गर्भ में थे, माँ के पेट में थे, तो कहाँ बनता था आरबीसी? तब उस समय हमारे लीवर के द्वारा, हमारे यकृत के द्वारा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि शिशु में एम्ब्रियो में कब बनता है, कहाँ से बनता है आरबीसी? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जब एम्ब्रियो में बच्चा होता है, एम्ब्रियो में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो एम्ब्रियो में आरबीसी का निर्माण लीवर अर्थात यकृत के अंदर होता है। और हम लोगों में जब वही बच्चा वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, उन्हीं के बीच में बोन मैरो होता है अर्थात अस्थि मज्जा होता है, और उसी अस्थि मज्जा में ही आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, तो गर्भावस्था में यानी कि शिशु अवस्था में, एम्ब्रियो में वह जो कि लीवर से होता है, और वयस्कों में अस्थि मज्जा या बोन मैरो से होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, जो आरबीसी होता है ना, उसका जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, और 120 दिन के बाद वो मर जाता है, और उसके बाद वो कहाँ जाता है? स्प्लीन के अंदर, जिसे प्लीहा कहते हैं। इसलिए इस आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। 120 दिन के बाद जब वो मर जाता है, तो भाई जब कभी कभी देखो आदमी मर जाता है तो उसको दफना देते हैं, तो उसी तरह से जब आरबीसी जब मर जाती है तो वो चली जाती है प्लीहा के अंदर, स्प्लीन के अंदर, और स्प्लीन के अंदर चली जाती है। इसलिए स्प्लीन को कब्रगाह कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। ठीक है, और सुनिए, आरबीसी जो होता है, अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे बड़ी आरबीसी एम्फियोमा और प्रोटियस, दो जीव हैं एम्फियोमा और प्रोटियस। एम्फियूमा और एक है प्रोटियस। एम्फियोमा और प्रोटियस में सबसे बड़ी आरबीसी होती है, और एक जीव है मस्क डियर। क्या? मस्क डियर। डियर मुस्कुरा दो, ए डियर, थोड़ा मुस्कुरा दो ना, अरे हंसी दो इसी बात पे।
तो मस्क डियर में जो होता है सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। तो प्रश्न आप लिख सकते हैं कि एम्फियोमा और प्रोटियस में सबसे बड़ी आरबीसी होती है और मस्क डियर में सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, और सुनिए, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का कंडक्शन करता है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, उस ऑक्सीजन का कंडक्शन यानी कि वहन कौन करता है, वाहक है कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जैसे ये ऑक्सीजन से बाइंड अप होता है, बंधता है, और बंधने के बाद उसका नाम भी बदल जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध करके और फिर उसके बाद क्या करता है, कोशिकाओं के पास लेके जाता है, और जैसे ही टिश्यू फ्लूइड में पहुंचता है तो वो क्या करता है, वहीं पे ऑक्सीजन को दे देता है और फिर जो है वहां से फिर ऑक्सीजन को क्या करता है, वहां पे दे देता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन का कंडक्शन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कणिकाएं या व्हाइट, डब्ल्यू से व्हाइट ब्लड कार्पस सेल्स कहते हैं। इसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि डब्ल्यूबीसी को, व्हाइट ब्लड कार्पस सेल्स को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब इसके विषय में थोड़ा जानिए। देखिए, जो ल्यूकोसाइट होता है ना, ल्यूकोसाइट ऐसा है जो अपना हमेशा आकार बदलता रहता है। क्या करता है, जैसे अभी हमने आपको बताया था अमीबा, अमीबा भी हमेशा अपना आकार बदलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो ल्यूकोसाइट है यानी डब्ल्यूबीसी है, वह भी हमेशा अपना आकार क्या करता है, बदलता रहता है। ठीक है, और एक चीज, जो ल्यूकोसाइट होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे भी जो आरबीसी है ना, अरे सॉरी, जो आरबीसी है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन जब इमेच्योर आरबीसी होती है, इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे हम डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे थे, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो चूंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग श्वेत होता है, सफेद होता है। तो इसमें इसका रंग श्वेत क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये सफेद होता है। इतनी बात समझ में आ गई। और सुनिए कि इसका जो जीवन काल होता है ना, ये 10 से 13 दिन होता है। आरबीसी का 120 दिन और इसका कितना होता है, 10 से 13 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर का सैनिक है। क्या है, सैनिक है, हमारे शरीर का बॉडीगार्ड है। यह क्या करता है भाई, जो विभिन्न प्रकार के रोगाणु हैं, विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है। कौन लड़ता है, डब्ल्यूबीसी। पहले अगर कोई रोगाणु हमारे ब्लड में आता है तो ये डब्ल्यूबीसी जो है उसे खा जाता है, उससे लड़ता है। ठीक है, तो इसलिए डब्ल्यूबीसी को हम अपने शरीर का सैनिक या प्रहरी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं और एक चीज था जो ल्यूकोसाइट भी कर रहे हैं। अगर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, अगर बढ़ गई तो हम कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ कैंसर, एक कैंसर का एक प्रकार है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या यदि कम भी हो गई, कहीं का नहीं ससुराल रहने देता है। अगर कम हो गई ज्यादा तो उसे कहते हैं, तब हमें ल्यूकोपेनिया हो जाता है। क्या हो जाता है, ल्यूकोपेनिया। और ल्यूकोपेनिया भी इज ए टाइप ऑफ कैंसर। तो दोनों प्रकार का, मतलब अगर कम भी हो गया तब भी दिक्कत है और ज्यादा हो गया तब भी साला दिक्कत है। ठीक है, मेंटेन रखना है। अब देखिए आगे है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, थ्रोम्बोसाइट। याद कर लो, याद कर लो, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, और यह देखिए, ये जो प्लेटलेट्स है ना, ये जो थ्रोम्बोसाइट है ना, प्रकृति ने मनुष्य को ही एक ऐसा जीव बनाया है
ये जो प्लेटलेट्स है केवल मनुष्य के ही शरीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केवल ह्यूमन में, मनुष्य में ही प्लेटलेट्स पाया जाता है और कहीं प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है। ये थ्रोम्बोसाइट्स केवल मनुष्य में ही पाया जाता है। और इनकी संख्या बात करें, इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या होती है 3 लाख कितना होता है? 3 लाख घन मिलीमीटर होता है। 3 लाख जो है घन मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 3 लाख मिलीमीटर होता है, घन मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर क्यूब एरिया में पाया जाता है। और देखिए जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण हमारी अस्थि मज्जा में, इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। प्रश्न पूछा जाता है थ्रोम्बोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण भी हमारी अस्थि मज्जा में होता है और इसका भी जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। कितना? 7 से 10 दिन। याद कर लो, थ्रोम्बोसाइट का जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। और देखिए ये क्या करती हैं, ये जो प्लेटलेट्स होती है ना, अभी जब घाव लग जाता है, खून बहने लगता है, तो हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद 8 से 10 मिनट में हमारे खून का थक्का बन जाता है। तो ये जो यही प्लेटलेट्स हैं वो थक्का बनाने का, खून को जमाने का काम करती हैं, जिससे हमारा रक्त का बहना रुक जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आप लोगों को समझाया कि ब्लड के विषय में। और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज समझ में आई होंगी। जो कि आप सभी लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। भाई सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत नहीं लगता, सब्सक्राइब कर दो यार। शेयर करते रहो, बढ़ाते रहो वीडियो को आगे, और आगे हम वीडियो बनाएंगे फिर से आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।